अब आप ये कहिए बाहर आते ही जहर उगलना शुरू कर दिया, मतलब अंदर थे तो क्या अच्छे थे, बाहर आते ही जहर उगलना शुरू। सवाल ये कि ये बार बार जहर उगलने वाली आजादी ही क्यों? पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान आपको याद होगा जिसमें वो कह रहे थे कि 370 की बहाली के लिए मैं चीन की मदद लेने को तैयार हूं। अब 434 दिन बाद हिरासत से रिहा हुई जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बाहर आते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। तकरीबन 14 महीने बाद बाहर आई हैं और बाहर आने के बाद एक ऑडियो संदेश जारी कर दिया 1 मिनट 23 सेकंड का। उन्होंने फिर से 370 की बहाली के लिए संघर्ष शुरू करने की बात की है। मतलब अब्दुल्ला चीन भरोसे, मुफ्ती किस भरोसे? उन्होंने कहा कि उस काले दिन का काला फैसला उनके दिमाग में आज भी खटकता है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। भारत चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ सकता है। भारत पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ सकता है। भारत चीन पाकिस्तान से एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ सकता है। किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए भी। लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान की भक्ति करने वाले नेताओं से कैसे लड़ेगा? मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा तो ना हिंदुस्तान रहेगा। 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे, हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। अलगाववाद की धारा 370 पर चीन धुन गाने वाले अब्दुल्ला और देश को धमकी देने वाली महबूबा को जहर उगलने की आजादी कब तक मिलेगी? जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 की समाप्ति के वक्त से नजरबंद रखी गई महबूबा मुफ्ती कल करीब 14 महीने बाद आजाद हुई। और आजाद होते ही महबूबा ने भारत के खिलाफ वही भाषा बोली जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में आतंकियों को पसंद है। महबूबा मुफ्ती ने काली स्क्रीन करके कश्मीर के काले अध्याय 370 के समर्थन में काली बातें की। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं पूछना चाहता हूं मुफ्ती जी से और फारूक साहब से, 370 के हटने से आपको तकलीफ क्यों है? आपको कश्मीर की जनता में विकास चाहिए या नफरत चाहिए? महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद अब्दुल्ला फैमिली उनसे मिलने पहुंची और उसके पहले फारूक अब्दुल्ला के बयानों से साफ है कि कश्मीर की परिवारवादी पार्टियां अनुच्छेद 370 के नाम पर देश से ब्लैकमेलिंग की वापसी चाहती हैं। खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? महबूबा से पहले पीओके पर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ही चीन भक्ति दिखाई थी। फारूक अब्दुल्ला ने चीन की पैरवी करते हुए कहा था कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को चीन की मदद से बहाल कराया जा सकेगा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एलएसी पर भारत चीन के तनाव की स्थिति 370 हटाने की वजह से ही बनी है। इससे पहले चीन के समर्थन में फारूक कह चुके हैं
कि कश्मीरी ना तो खुद को भारतीय मानते हैं, ना ही भारतीय होना चाहते हैं। इसके बदले वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। न केवल ये चिंतनीय है, अपितु ये दुखद है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद इस प्रकार के भाषा का प्रयोग देश के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए, मुफ्ती और अब्दुल्ला कश्मीर के दोनों ऐसे नेता हैं जो खुलेआम आतंकियों की पैरवी करते थे। दोनों ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को लेकर देश को धमकियां दी थी। छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। अरे हम हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं तो हिंदुस्तान होता ही नहीं। और अब जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का एजेंडा चलाने वाली दोनों पार्टियों के इरादे क्या हैं, ये महबूबा और अब्दुल्ला बता चुके हैं। तो बाकी तमाम गुप्का डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। इतना ही कहने के लिए हम आज इनसे मुलाकात करने आए थे। अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला देश की संसद ने किया और देश की संसद के फैसले का विरोध करने वाली पार्टियों को क्या संसद पहुंचने का हक होना चाहिए? पाकिस्तान जिस अनुच्छेद को बेहद पसंद करता है, उसकी वापसी के लिए चीन धुन गाने वाले क्या देश के नेता हो सकते हैं? जो संसद के फैसले को काला दिन बताए, वो क्या कश्मीर या देश के नेता हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप सोचिए ना, जहन में सवाल आएगा ना कि अंदर थे तो अच्छे थे, बाहर निकले तो आजादी और मिल गई, छूट मिल गई जहर उगलने की। देशहित में देखिए, आपको ये आंकड़ों के जरिए समझना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 हटाए जाने से दरअसल बौखला क्यों गए। 5 अगस्त 2019 यानी कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले के 393 दिनों, समझे आप, मतलब 5 अगस्त 2019 यानी कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले के 393 दिन और 5 अगस्त 2019 यानी अनुच्छेद 370 हटाने के बाद के 393 दिनों में क्या क्या हुआ, आप इस चीज को एक बार आप समझिए। 5 अगस्त से पहले के 393 दिनों में आतंकवादी हमलों की कितनी घटनाएं हुई? 443। ये आंकड़े जो है ना, ये बहुत बुरे रगले होंगे उन लोगों को जो 370 की दरअसल वापसी चाहते हैं। 393 दिनों में 443 आतंकवादी हमले, उनकी घटनाएं हुई। और 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकी हमले जो है लगभग आधे हो गए, 206। ये 370 हटाने का फायदा देखिए, पहले 443, अब 206, लगभग आधे। 5 अगस्त से पहले पत्थरबाजी की 703 घटनाएं, फिर 5 अगस्त के बाद 370 हटाने का फायदा देखिए, आधी से भी कम, 310 के करीब घटनाएं रह गई। 5 अगस्त से पहले आतंकवादी घटनाओं में 54 नागरिक मारे गए और 5 अगस्त के बाद आतंकवादी घटनाओं में 45 नागरिकों की मौत हुई। मतलब फायदा बहुत हुआ है, 370 हटाने का बहुत फायदा हुआ। जो वापसी चाहते हैं, क्या वो आतंकवादी हमलों की वापसी चाहते हैं, क्या वो पत्थरबाजी की वापसी चाहते हैं? 5 अगस्त से पहले आतंकवादी घटनाओं में 125 जवान हमारे शहीद हुए, अब सिर्फ 49 जवान शहीद हुए इस दौरान। मतलब आप सोचिए ना, जो 370 की वापसी चाहते हैं, क्या वो सभी आतंकवादी घटनाओं की वापसी चाहते हैं, पत्थरबाजी की वापसी चाहते हैं, आतंकवादी हमलों की वापसी चाहते हैं, जवानों की शहादत की वापसी और ज्यादा चाहते हैं क्या? लेकिन पहली बार नहीं है, फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया, उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। उनका बयान, चीन की मदद से हटाएंगे 370। फारूक अब्दुल्ला साहब तो 370 हटाने के लिए दुश्मन मुल्क से हाथ मिलाने को तैयार। इनको रिहा किया गया 14 महीने बाद। इन्होंने कहा, इनकी तरफ से पहले कहा गया था कि पता चल जाता तो बुरहान वानी को बचा लेते। बुरहान वानी को तो ये लोग आतंकवादी तक मानने को तैयार नहीं होते हैं। और दिग्विजय सिंह का वो बयान भी आपको याद होगा, जब कश्मीरियों को सेना और आतंकी दोनों मारते हैं, सेना सिविलियंस को मार रही है, ये उनका बयान था, सेना सिविलियंस को मार रही है। गुलाम नबी आजाद, सेना 4 आतंकवादियों को मारती है और उसके साथ 20 नागरिकों को भी मार देती है। ये भी साहब ये कह रहे थे कि सेना बहुत जो अत्याचार करती है। घाटी में अफजल गुरु के केस में सही फैसला नहीं लिया गया। पी चिदम्बरम साहब, ये इनका बयान। देखिए, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अगर इस तरह के देश विरोधी बयान दे रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि बीजेपी कह रही है देशद्रोह है। संसद की अवमानना की कार्रवाई हो, मतलब देश दृष्टिकोण क्या हो सकता है? आप ये जानना चाहेंगे ना कि सजा क्या? हम ये मानते हैं कि उन पर अवमानना की कार्रवाई हो। अनुच्छेद 370 की समाप्ति का फैसला भारतीय संसद ने किया था।
इसलिए कार्रवाई जरूरी, बहुत जरूरी। संसद में हंगामा मचाने पर सांसदों का निलंबन तो हो जाता है, मतलब कोई संसद की अवमानना करे तो कार्रवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करे तो कार्रवाई हो जाती है। कोई देश की अवमानना करे तो कार्रवाई होगी क्या? क्या संसद में कोई ऐसा प्रस्ताव पारित हो? क्या चुनाव आयोग किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला तो सिटिंग एमपी हैं, वो तो सांसद हैं। देश की संप्रभुता के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो दैट वुड बी सिडिशियस। इलेक्शन कमीशन को भी इस मामले में बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और इनकी पीडीपी की पूरी जो मान्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए, कि ताकि आने वाले समय में कभी भी इस तरह के लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट भी ना कर पाए। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके खिलाफ में FIR होनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। मतलब आप सोचिए क्या कार्रवाई हो सकती है? जिस संसद से चुनकर आते हैं, जहां के चुने हुए सांसद हैं, जनप्रतिनिधि है, क्या संसद कोई प्रस्ताव पारित कर सकता है? या महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? ये वो तमाम सवाल है। अब आपको शोपियां से आई एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर शायद भारत विरोधी राजनीति करने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को शायद अच्छी ना लगे। भारतीय सेना ने शोपियां के अहरबल फॉल पर कश्मीरी बच्चों की पिकनिक कराई। जो लोग सवाल पूछते हैं ना क्या बदला, ये देखिए ये बदला। 370 हटने का फायदा ये हुआ। असल विलय कश्मीर का भारतीय सेना, ये है भारतीय सेना जिसको बार बार डिफेम करने की कोशिश की जाती। कुछ लोग कहते हैं कि सेना सिविलियंस को मारती है। ये भारतीय सेना का असली चेहरा, जो पसंद नहीं आएगा ये चेहरा, ये तस्वीर पसंद नहीं आएगी महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये बच्चे लंबे वक्त से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो फिर सेना बच्चों को पिकनिक के लिए लेकर आई। आज की सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत तस्वीर कश्मीर से आई है, घाटी से आई है। एजेंडा पंचर करने वाली ये तस्वीर है। बच्चों ने जवानों के साथ गेम खेले और सेना को धन्यवाद भी किया। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपको पता होनी चाहिए। सरकारी खर्च से सिर्फ कुरान की पढ़ाई क्यों, गीता और बाइबल की क्यों नहीं? भाई देश सेकुलर, तो धर्म देखकर शिक्षा का खर्च क्यों? बच्चों में फर्क क्यों? बच्चों का बंटवारा क्यों? शिक्षा का धर्म क्यों? शिक्षा में हिंदू मुस्लिम क्यों? शिक्षा के खर्च का धार्मिक बंटवारा क्यों? इन्हीं सवालों की वजह से आज असम सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। असम सरकार ने मदरसों को बंद कर उन्हें स्कूल में तब्दील करने का फैसला ले लिया। बड़ी बात यह है कि बच्चों को समान अधिकार, सारे बच्चे एक समान, सबको समान शिक्षा का अधिकार के तहत सभी तरह के धार्मिक भेदभाव खत्म करने की नीयत से सरकार ने मदरसे नहीं, सरकार द्वारा फंडेड संस्कृत स्कूल भी बंद करने की बात कही है। देखिए खबर का एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। असम में सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। पहला राज्य है असम जहां पर इस तरीके से मदरसों को बंद करने का फैसला लिया गया है। सभी सरकारी मदरसे नियमित स्कूलों में बदल दिए जाएंगे। सरकार के पैसों से सिर्फ कुरान की पढ़ाई नहीं संभव है। ये फिर सेकुलर कैसे होगा कि एक धर्म पर अगर खर्चा किया जाएगा, गीता और फिर जो है क्या बुराई है बाइबल में। असम में नवंबर से बंद किए जाएंगे सरकारी मदरसे। 614 सरकारी फंडेड है, ये आपको पता होना चाहिए। असम में 614 सरकारी फंडेड हैं मदरसे और ज्यादातर मदरसों को जमीयत उलेमाए हिंद चलाती है। असम सरकार सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करती है एक मदरसे पर। फैसला भी संस्कृत शिक्षा संस्थानों पर भी अब लागू होने जा रहा है। मदरसों पर असम मॉडल देश में कब? कुरान जरूरी, गीता बाइबल से क्यों दूरी? मदरसों में दीन के बहाने जिहादी पढ़ाई। सरकार के पैसों से क्यों चले धार्मिक स्कूल? मजहबी तालीम से कैसे सर्वधर्म संभाव? यह देश में धर्म की राजनीति को भड़काने वाला असम सरकार का क्रांतिकारी फैसला है। असम सरकार अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर चुकी है कि असम में सभी मदरसे और 100 के करीब संस्कृत स्कूल बंद किए जाएंगे और ये सभी नियमित स्कूलों में बदले जाएंगे।
लेकिन इस फैसले पर विवाद को असम सरकार में शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कहकर भड़का दिया कि कुरान की पढ़ाई पर सरकारी पैसा खर्च नहीं हो सकता। अगर ऐसा करना है तो हमें भगवत गीता और बाइबल भी पढ़ानी चाहिए। In my opinion, teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. असम में 614 सरकारी मदरसे और 900 प्राइवेट मदरसे हैं, जिसमें से ज्यादातर जमीयत उलेमाए हिंद चलाती है। असम सरकार 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना मदरसों पर खर्च करती है। अब असम सरकार सभी सरकारी मदरसों को स्कूल में बदलेगी और असम सरकार के फैसले का जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। ये है हमारा बीजेपी का जो सांप्रदायिक मानसिकता है, देश को जात धर्म के नाम पे तोड़ने का मानसिकता, माइनॉरिटी को ख़त्म करने का जो साजिश है, इसी साजिश का जो मानसिकता है, इसी मानसिकता का प्रकाश इस बयान में होता है। माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का हक हासिल है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि उन पे जो फाइनेंशियल मदद है उस पर वो पाबंदी लगा दे, मदरसों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। असम सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य के कई संगठनों ने प्रदर्शन की धमकी की शुरुआत कर दी है। कहा जा रहा है कि सरकारी पैसों पर मजहबी शिक्षा संवैधानिक अधिकार है। मिनिस्टर क्या करेंगे आने वाला दिनों में तो पता चलेगा, लेकिन हम शांति समृद्धि को बजाय रखते हुए और अभी कोविड-19 का इशू है, इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए जो हम अपनी तरफ से हम कर सकते हैं हम करेंगे। अगर फिर ना हो तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम उनकी सहारा ले जाएंगे। लेकिन मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि उनके नेता बनकर जो लोग असम सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कितनों के बच्चे मदरसों में जाते हैं। जी न्यूज ने आज इस मुद्दे पर असम सरकार का विरोध कर रहे 2 लोगों से पूछा कि क्या उनके बच्चे मदरसे में जाते हैं या कॉन्वेंट स्कूलों में। ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है। इससे मालूम हो रहा है कि आसाम के शिक्षा मंत्री के पास कूट कूट कर सांप्रदायिकता फैली हुई है और वो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। उनके बयान से ये पता चलता है। तो देशहित में सोचिए, जो लोग मदरसों की मुस्लिम बच्चों की शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं और खुद अपने बच्चों को मदरसे भेजने से बचते हैं, वो किसका भला और किसका नुकसान कर रहे हैं। इस फैसले को ना बीजेपी से जोड़िए ना हिंदू मुसलमान से, बल्कि इस फैसले को बच्चों की तरक्की से जोड़कर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप सोचिए ना, जितने आप सवाल पूछेगा, जो लोग मदरसों की वकालत करते हैं अपने बच्चों को मदरसों में क्यों नहीं भेजते हैं। मदरसों की वकालत करेंगे पड़ोसी के बच्चे के लिए, अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे मदरसों में। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से देश में आप जानते हैं 25 फरवरी से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद पहली बार कल सिनेमा हॉल्स खुलने जा रहे हैं। कल पहली बार सिनेमा हॉल्स खुलने जा रहे हैं। कल सिनेमा हॉल्स की पिक्चर कैसी होगी? 15 अक्टूबर से देश भर में बड़ा पर्दा अनलॉक हो रहा है। कोरोना के कारण 7 महीनों तक बंद रहने वाले सिनेमाघर 15 अक्टूबर से खुलने वाले हैं। और अब इन सिनेमाघरों में क्या कुछ है कोरोना काल के बाद, यानी कि कोरोना के आने के बाद अब क्या कुछ बदल चुका है, कैसा होगा अब सिनेमाघर में मूवी देखने का एक्सपीरियंस, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हर जगह हम देखते आए हैं, ये न्यू नॉर्मल शायद लाइफ है, आप समझ सकते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा मेंटेन रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, वो मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रोसेस बेहद ज़रूरी होगा सिनेमाघर में एंट्री करने से पहले। और जो ऑनलाइन टिकट्स हैं वो फिलहाल शुरू हो चुकी हैं मिलना। सबसे पहले जब आप आएंगे तो वो पूरे प्रक्रिया को कॉन्टैक्टलेस रखने की कोशिश की गई है। अपने फ़ोन से आप यहाँ पर टिकट को जब स्कैन करेंगे वो पहुँचेगा, उसके बाद आपको एंट्री मिल पाएगी। यहाँ पर जो भी फिलहाल एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं वो पूरी तरह से किट में मौजूद हैं। वो ग्लव्स, मास्क, फेस मास्क, सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। शुरू करते हैं। ये पहला स्टेप होगा जहाँ पे आपको सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा करना होगा। सैनिटाइज़र रखा गया है, उसको यूज़ करना होगा। उसके बाद आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी जो बेहद ज़रूरी है। आपका क्या आपने सड़क पर कार को खिलौने की तरह बहते देखा है? क्या आपने अस्पताल के अंदर बांध जैसे हालात देखे हैं? चौबीस घंटे की बारिश ने हैदराबाद को हिला दिया।
हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा इलाके के यशोदा अस्पताल की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद अस्पताल में पानी का बहाव देखिए। पानी के तेज बहाव में बह न जाएं, इसलिए लोग किसी मजबूत चीज को पकड़कर खड़े हैं। इसी अस्पताल के अंदर की एक और तस्वीर देखिए। पार्किंग एरिया में जिस रफ्तार से पानी बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी बांध का दरवाजा खोल दिया गया है। चौबीस घंटे की बारिश ने हैदराबाद की गलियों को नदी में तब्दील कर दिया। फलकनुमा इलाके में बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि बहते हुए शख्स को कोई भी बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हैदराबाद के बोवनपल्ली इलाके की सड़क पर पानी की गति इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़े कार खिलौने की तरह बह गए। ये देखिए, एक कार बहते हुए आई और पहले से खड़ी दो कारों को टक्कर मारते हुए रुक गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दूसरी कार भी हिल गई। 13 अक्टूबर की एक और तस्वीर देखिए। हैदराबाद शहर में फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कार पानी में करीब करीब पूरी तरह डूब चुकी है। सिर्फ छत नजर आ रही है। वहीं पास में खड़ी एक मिनी ट्रक भी पानी में समा गई। भारी बारिश के बाद हैदराबाद के रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर गया। कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हुए दिखे। हैदराबाद की गलियों में पानी इतना भरा हुआ है कि स्कूटर तक डूब गए हैं। हैदराबाद में कई जगहों से बारिश का पानी अभी तक नहीं निकला है। सड़कों पर नाव चल रही है। लोगों के घर के बाहर 4 से 5 फुट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। चंपापेट इलाके की गली का हाल देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे गली से किसी नदी ने अपना रास्ता बना दिया है। पानी की गति इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंसान पानी के साथ बह जाए। हैदराबाद की मूसी नदी की तस्वीर देखिए। अक्सर सूखी रहने वाली इस नदी में पानी प्रलय की तरह बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को अपने साथ बहा कर ले जाए। पानी के तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई। पानी जा रहा है। यहाँ पर काफी सारी जो है कार भी एक आपको नजर आ रही है। जिस प्रकार से कार फंस गई है, पता नहीं कहां से ये कार आई है। तो पूरे तेलंगाना में लगभग ऐसे ही हालात है। हैदराबाद के पुराना पुल के पास तो एक मंदिर ही पानी में आधा डूब गया। बाढ़ में सिर्फ मंदिर की छत और शिखर ही नजर आ रहे हैं। हैदराबाद की विनाशकारी बाढ़ से कई मकान गिर गए हैं, तो कहीं सड़कें बह गई हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां अब सिर्फ कबाड़ बन गई हैं। हैदराबाद में अक्टूबर में जुलाई वाली बारिश। यह हैदराबाद के जल प्रलय की तस्वीर है। तो देश में मानसून अब लौट रहा है और आमतौर पर लौटते हुए मानसून में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं होती, लेकिन हैदराबाद में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने हाईटेक सिटी हैदराबाद की तस्वीर बिगाड़ कर रखी। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और अधिक गहरा गया, जिसकी वजह से तेलंगाना और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई। 24 घंटे के अंदर हैदराबाद में 24 सेंटीमीटर की बारिश हुई। हैदराबाद में बारिश ने 117 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1903 में इतनी बारिश हुई थी। भारी बारिश के बाद अभी जो हालात हैदराबाद के हैं, उसी तरह के हालात 2005 में मुंबई और 2015 में चेन्नई में दिखे थे। तो सवाल यह है कि आखिर भारी बारिश में महानगरों की व्यवस्था और विकास क्यों बह जाता है? 2005 में जब डूब गई थी मुंबई, दो 2015 में जब चेन्नई में आया था सैलाब, 2020 अब हैदराबाद में जल प्रलय।
ये 3 तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले देश के 3 महानगरों की है। भारी बारिश में मेट्रो शहरों का क्या हाल हो जाता है, ये तस्वीरें इसी बात की गवाह हैं। 2005 से लेकर 2020 तक देश के महानगरों में विकास के बहुत काम हुए, लेकिन एक बारिश ने महानगरों के विकास की पोल खोलकर रख दी। हैदराबाद में मंगलवार को 24 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। शहर में शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पानी ने अपना कहर न दिखाया हो। शहर की सड़कें, गलियां सब दरिया बन गई। साइबर सिटी के नाम से मशहूर हैदराबाद के कई हिस्सों में कमर तक पानी भर गया। हैदराबाद के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा जल भराव हुआ, उनमें वनस्थलीपुरम, चंपापेट, शमशाबाद, फलकनुमान, अट्टापुर मेन रोड, मुशीराबाद और दम्मईगुड़ा जैसे इलाके शामिल थे। हैदराबाद में हुई भारी बारिश इतनी भयानक थी कि कई इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और आपदा की टीम लगानी पड़ी। हैदराबाद में बहने वाली मूसी नदी भी उफान पर है। तेज बारिश के बाद इसका जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। ये नज़ारे से हम देख सकते हैं कि कितने जो है स्थिति भयानक है और कितने जो है पानी हैदराबाद में। ये जो मूसी नदी है, यहाँ पर हमेशा जो है सूखा रहता था और काफी जो है कोई पानी का नामो निशान भी नहीं रहता था। लेकिन आज जिस प्रकार से बारिश गिरी है हैदराबाद शहर में और उसका जो पानी है, तो देख सकते हैं एक गाड़ी जो वहां पर है अभी भी, तो यहाँ पर लोग अभी भी अपने अपने जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव के क्षेत्र में बदलने के कारण हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। दौर पर जो पुराना रिकॉर्ड है वो 1903 में है, ब्रिटिश पीरियड का जो डाटा है, तो उसमें वो दिखाता है कि रेनफॉल 11 सेंटीमीटर हुआ था। तो इसीलिए ये ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है अक्टूबर मंथ के लिए। भारी बारिश के कारण तेलंगाना जिले में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। हैदराबाद पर आसमानी संकट अभी खत्म नहीं हुआ। गुरुवार को भी भारी बारिश की आशंका है। हैदराबाद की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश के मेट्रो शहरों की व्यवस्था भारी बारिश जैसी स्थिति को सहने लायक नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार से लेकर स्थानीय नगर निगमों को बढ़ती आबादी के हिसाब से व्यवस्थाओं को बनाना होगा, ताकि मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे हालात किसी और महानगर के ना हो। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बारिश तेलंगाना के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी हो रही है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के कारण तुलजापुर भवानी के मंदिर के पास पानी इकट्ठा हो गया। मंदिर की सीढ़ियों से पानी झरने की तरह बह रहा है। मौसम विभाग ने कल मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश की आशंका जताई है। तो तेजी से बदलते मौसम के कारण प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को प्राकृतिक आपदा पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पिछले 2 दशकों में प्राकृतिक आपदा 75% तक बढ़ गई है। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में 2000 से 2019 के बीच 321 प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा चीन में आई। साल 2000 से 2019 के बीच चीन में 577 आपदाएं आई, जबकि अमेरिका में 467 आपदाएं बीते 20 सालों में आई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगले दशक में लू और सूखा दुनिया के लिए बड़ा खतरा होंगे, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। तो प्राकृतिक आपदा के बाद अब देश हित में बात एक ऐसी आपदा की करते हैं जिसका सामना उत्तर भारत को हर अक्टूबर-नवंबर में करना पड़ता है, और ये आपदा है पराली जलाने और फिर उसके बाद उससे होने वाले प्रदूषण की। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता ही जा रहा है। पंजाब
और हरियाणा सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली एनसीआर की हवा में दिख रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 306 तक पहुंच चुका है, जो कि खतरनाक स्तर है। पंजाब सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसान पराली जलाना नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं, जहां खेतों में खुलेआम पराली जलाई जा रही है, जिससे धुआं उठ रहा है। पंजाब के खेतों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं 450 किलोमीटर दूर दिल्ली का दम घोट रहा है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण की गिरफ्त में है। ये तस्वीर दिल्ली के जहांगीरपुरी की दोपहर 2 बजे की है, जब धूप पूरी तरह खिली होती है, लेकिन प्रदूषण के धुएं ने सूरज को ही छुपा दिया। दिल्ली में कुल 13 हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें से एक है जहांगीरपुरी। और जहांगीरपुरी में इस वक्त अगर आपको प्रदूषण का स्तर दिखाएं तो AQI 307 पर है, यानी कि वेरी पुअर कंडीशन पर है, बेहद खराब स्थिति है। दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर आरकेपुरम और आनंद विहार इलाके में भी है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 है, जबकि आरकेपुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306। इन दोनों ही जगहों पर प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है। 90% हो रही है और इतना कि मतलब कि अभी भी जो ना ऐसा हो रहा है जैसे दम उठ रहा हो। पॉल्यूशन तो है ही, पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, पॉल्यूशन कम थोड़ी हो रहा है इस टाइम पे। जो दिक्कत तो है, इसको हो ही रही है। दिक्कत सांस लेने में दिक्कत होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना वो आँखों में जलन होती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। आँखों में प्रॉब्लम होती है, मतलब आँखों में लहर सी होती है, लगता है जैसे कि मतलब आँख में कुछ पड़ गई हो या कुछ दिक्कत हो रही हो, ऐसा लग रहा है। बस थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा है, गर्मियों ऊपर से भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम है। एस्केलेटर चलते नहीं है तो फिर चढ़ने उतरने में भी परेशानी आती है। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सभी कोयला से चलने वाले पावर प्लांट को बंद कर दिया है और केंद्र से दिल्ली के आसपास मौजूद 11 थर्मल पावर प्लांट को बंद करने की मांग की है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के पीछे जिम्मेदार है पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली। पंजाब के मोगा में किसान सरकारी तंत्र के आगे लाचार हैं। उनका आरोप है कि पराली नहीं जलाने पर किसानों को पंजाब सरकार का बोनस नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर पराली जलाने पर सख्ती से रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ेगा। दिल्ली से पीयूष शर्मा और रूफी ज़ैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ में आत्मदाह करने वाली महिला की मौत हो गई। आत्मदाह करने की कोशिश की थी महिला ने, जिसके बाद उसकी मौत अब हो गई है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया था। झुलसने के बाद, गंभीर अवस्था में झुलसने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में ये महिला भर्ती थी। लखनऊ में आत्मदाह करने वाली महिला की मौत इस वक्त की बड़ी खबर। कल विधानसभा भवन के बाहर इस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसके बाद इसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था झुलसने के बाद, और अब उस महिला की मौत हो गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में। सीधे रुक करेंगे मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़ गए। अमन, और क्या हमारे पास जानकारी है इसे लेकर? देखिए शिरीन, गेट नंबर 3, विधानसभा के गेट नंबर 3 पर आत्मदाह की कोशिश की थी इस महिला ने। और दरअसल इन महिला के परिवार का आरोप था कि जो आसिफ है, जिनकी इनसे शादी हुई थी, पहले तो इन्होंने शादी की थी, इनका फिर धर्म परिवर्तन हुआ था, फिर इनके परिवार वालों, महिला के परिवार वालों ने जो है आसिफ के परिवार वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद ये महिला ने ये कदम उठाया, आत्मदाह की कोशिश की। ये विधानसभा के गेट नंबर 3 पर आत्मदाह की कोशिश की गई थी। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस कह रही है इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसमें जो मामला है वो दरअसल परिवार वालों का आरोप है। परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस आसिफ नाम के शख्स से इनकी शादी हुई थी महिला की, इनका धर्म परिवर्तन कराया गया था और फिर पति जो है वो चला गया, लेकिन परिवार वाले बहुत प्रताड़ित कर रहे थे।
उसी से परेशान होकर इन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। ये अभी परिवार का पक्ष है, ये अभी से परिवार का पक्ष है। परिवार की तरफ से आरोप यह लगाया गया कि पति के परिवार वाले परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, उसी से परेशान होकर आत्मदाह की कोशिश इनकी तरफ से की गई थी। विधानसभा के गेट नंबर 3 पर उनकी तरफ से कोशिश की गई, लेकिन फिर सिविल अस्पताल में, वैसे कल भी उनकी हालत गंभीर थी, उनकी हालत गंभीर थी। पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब अभी जो खबर आ रही है कि उनकी मौत हो गई। श्रीन, शुक्रिया अमन आपका इस डिटेल्स के लिए, इस अपडेट के लिए। तो ये बड़ा आरोप महिला की तरफ से लगाया गया था, जिसके बाद परेशान होकर परिवार की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने विधानसभा भवन के आगे आत्मदाह की कोशिश की थी। पुलिसकर्मियों ने अस्पताल में एडमिट करवाया था ले जाकर, क्योंकि गंभीर अवस्था में वो झुलस गई थी, लेकिन बचाया नहीं जा सका और आज अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.